अस्सलाम वालेकुम। बी इंस्पायर्ड के साथ एक बार फिर एक और एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं रुमा साकिल। आज के हमारे गेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज से इनका ताल्लुक है। तुफैल केमिकल इंडस्ट्रीज के सीईओ जनाब जुबैर तुफैल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी। अच्छा सर, थोड़ा सा बात करेंगे आपके बारे में, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों को शायद आपकी जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी यूथ को थोड़ा सा बताएं कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया, क्योंकि ये आपका फैमिली बिजनेस था पहले से ही केमिकल इंडस्ट्रीज का। तो जब आपने शुरू किया तब ये बिजनेस किस लेवल पे था, कितने एम्प्लॉयज थे जब आपने ये स्टार्ट लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया वो 1971 था। कि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उससे पहले ये बिजनेस चल रहा था, मेरे फादर इसको चलाते थे और उनका बिजनेस था केमिकल्स को इंपोर्ट करना। कि वो दूसरे मुल्कों से माल इंपोर्ट करके और पाकिस्तान में जिन जिन इंडस्ट्रीज को चाहिए होता था वो उनको वहाँ सप्लाईज देते थे। लेकिन फिर 71 के बाद जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है इंपोर्ट भी जारी रखी, लेकिन चंद साल के बाद सोचा कि ज्यादा बेहतर है कि इसको यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाए। तो जो चीजें बाहर से आ रही थी वो हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको उसमें से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया और उनको पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिया। और एक मौका ऐसा आया कि हमने बाज़ केमिकल्स थे कि जिनकी टोटल इंपोर्ट होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो हमारी फैक्ट्रीज से प्रोवाइड होता था तमाम इंडस्ट्रीज को, बल्कि वो केमिकल्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। वो चाइना में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग हमने 90s में शुरू की और आज तकरीबन इसको 30 साल हो गए और जो है वो बहुत स्मूथली चल रहा है। जबरदस्त। अच्छा सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने एम्प्लॉयज थे आपके और कंपनी में जो आपके फादर रन करते थे? वो उस वक्त जब ट्रेडिंग कंपनी थी तो उसमें ज्यादा नहीं, उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे जी हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया आपका था? मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया हमारा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। और जैसे आज हमारी जो भी फैक्ट्रीज हैं उसमें 2 कराची में हैं, 1 लाहौर में है, तो वहाँ पे सब जगह मिला के तकरीबन 480 के करीब 480 पीपल आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। जबरदस्त। ओके। अच्छा सर, जब आपने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त से लेके इस वक्त तक आप वो कौन सा मेजर चेंज देखते हैं जो इंडस्ट्री में आया हो आपके बिजनेस को लेकर, और जो बहुत ज़रूरी हो आज की यूथ को समझना कि हाँ ये चेंज आता है जब एक स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, एक छोटे लेवल से आप एक बड़े लेवल पे जाते हैं? तो देखिए, यूथ का मैं ये कहूँगा कि तरक्की के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। और जो लोग आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं वो सस्टेन करते हैं। और बाज़ जगह कोई लोग ऐसे होते हैं जो कोई क्या कहना चाहिए गैम्बलिंग टाइप बिजनेस करते हैं, तो गैम्बल में होता है कभी जीत गए, कभी हार गए, कभी हीरो हो गए, कभी जीरो हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है, काम जो है आहिस्ता आहिस्ता। मैं यूथ को यही कहूँगा, सबसे पहले तो अपनी तमाम तवज्जो एजुकेशन पे दें, और एजुकेशन के बाद फिर आजकल नॉलेज ऐसी है कि आपको आसानी से हर चीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है तो वहाँ से भी उसको आइडियाज़ मिल जाते हैं। और लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी, पहले ये देखें कि जो आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं क्या उसकी मुल्क में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो कहाँ से आती है। अगर बाहर से इम्पोर्ट हो रही है तो आप ये टारगेट करेंगे इसका इम्पोर्ट जो है इसको ख़त्म करना है। उसके 2 फायदे हैं कि आपके मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, जो आप बाहर डॉलर भेजते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में यही टारगेट करें कि वो चीज़ बनाएं जो आप बाहर से, पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ बनाना शुरू करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, लोगों को जॉब मिलेगा, और साथ साथ उसमें आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें टैक्सेशन होती है, उसमें सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स जो है हर मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है और वो तकरीबन 17% होता है। तो वो जो सेल्स टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की इनकम बनती है। उस इनकम से जो है गवर्नमेंट फिर आगे जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, हेल्थ के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, तो इसी तमाम इंडस्ट्री से जो पैसा आता है फिर उसको वहाँ लगाया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ, और प्लस आज की जो यूथ आ रही है
इसके पास दुनिया की बहुत नॉलेज है, आईटी की बहुत नॉलेज है, जो आज से, अगर मैं अपने आप को देखूं आज से 30 साल पहले, तो उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद होती थी। आज तो जो है बाज दफा ऐसा होता है कि मेरे घर में मेरे ग्रैंड चाइल्ड है, एक बच्चा जो 4 साल का है ना, उसको भी मुझसे ज्यादा मोबाइल के बारे में पता है, और जो बच्चा 10 साल का है उसकी तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। लेकिन ये जो जनरेशन आ रही है इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, तो इनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है कि अगर आप इनको अच्छी गाइडेंस दें, उनके पेरेंट्स उनको गाइडेंस दें, और उसके अलावा हुकूमत भी जो है वो उनके लिए अच्छा माहौल पैदा करे, स्कूल कॉलेज के अंदर जो है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, उसकी कॉस्ट डाउन करनी चाहिए। अब कई फैमिली ऐसी हैं कि जहाँ इतनी इनकम नहीं है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो सब बच्चों को महंगे स्कूल में भेज सकें, तो इसलिए जिस फैमिली में इनकम कम है वहाँ पे हुकूमत को कोई इंतजाम करना चाहिए कि उनको या तो स्कॉलरशिप्स दें या कोई ऐसा इंतजाम करे कि वो लोग भी तमाम तालीम हासिल कर सकें जैसे कोई अमीरों के बच्चे करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या चलें केमिकल का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? कोई स्टेप्स अगर आप डिफाइन करना चाहें जो जरूरी हैं उसमें। ये देखें, मैं आपसे पहले भी अर्ज किया, कोई भी कारोबार शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी मुल्क में डिमांड है। बिल्कुल सही है, सबसे पहले डिमांड है। अच्छा, अगर डिमांड है तो अभी कहाँ से आ रहा है? क्या दूसरे मुल्क से आ रहा है? दूसरे मुल्क से आ रहा है तो सबसे आसान काम यही है कि जो चीज आपके मुल्क में दूसरे मुल्क से आ रही है उसके बारे में सोचें कि मैं ये चीज जो है पाकिस्तान में बनाऊंगा। ठीक है। इसे कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, बाहर से माल नहीं आएगा, मुल्क में बनेगा और सस्ता भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा सर, वो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको पेश आई जी जब से आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और अब तक, जिनका सामना आपको करना पड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए? मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जब से भी मैंने कारोबार शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत रुकावटें होती हैं कि मिसाल के तौर पर मैं बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है तो कैपिटल को अर्न करने के लिए कुछ टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अदरवाइज मैं कहूँगा कि जैसे ऑफ कोर्स मेरी ग्रोथ जो थी वो रीजनेबल थी, ना बहुत फास्ट थी ना बहुत स्लो थी, अच्छी ग्रोथ थी हमारे बिजनेस की। और इसके अंदर मुझे एटलीस्ट मेरी कंपनी के अंदर मुझे कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आई, बहुत ज्यादा मुश्किलात। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री के अलावा अभी हमारे मुल्क में वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ग्रो करना चाहिए या जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को कि वो मैन्युफैक्चर हो उनके प्रोडक्ट्स या फिर उनकी चीज़ें पाकिस्तान से लाइक होना शुरू हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए? इस तरह आप कौन कौन से एरियाज बीइंग अ बिजनेसमैन समझते हैं कि ये अभी भी इसके अंदर बहुत गैप है और बहुत सारे लोग इसके अंदर अगर एंटर होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो बहुत फायदा होगा मुल्क को? मैं समझता हूँ आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसमें हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं, अगर वो यूथ आता है तो वो उसके अंदर आसानी से वहाँ पे उनको जॉब प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई इतना कैपिटल भी नहीं चाहिए। अगर आईटी इंडस्ट्री है तो बेसिक नॉलेज लेने के बाद जो है उनको कैपिटल नहीं चाहिए। उनकी सर्विसेज आजकल ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान में गालिबन कहते हैं कि हमारी जो आईटी सर्विसेज है या आईटी रिलेटेड बिजनेस है वो हम गालिबन 2 बिलियन या $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते होंगे। यही चीज इंडिया में $40 बिलियन की होती है। तो हमारे पास भी इतने ही मौके हैं, हम देखें कि इंडिया में क्या हो रहा है, उनको देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि जो सर्विसेज इंडिया अमेरिका को प्रोवाइड करता है वही पाकिस्तानी लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अंदर हाँ ये है कि मुकाबला करना है, अगर वो सर्विसेज जो है मिसाल के तौर पे $100 की देते हैं, ये उसको कम कीमत पे करें, $90 पे करें, 80 पे करें, तो आसानी से वो बिजनेस जो है स्नैच कर सकते हैं। प्लस हमारे लोग जो इंग्लिश है, मैं समझता हूँ जब अमेरिका और यूरोप में आप
जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो लैंग्वेज की बात होती है। तो लैंग्वेज में ऐसा है कि जो भी हमारे मेजर सिटीज है इनकी इंग्लिश लैंग्वेज और नॉलेज और प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छी है। इंडिया में बाज प्रोविंसेस ऐसे हैं कि जिनकी जो क्या कहना चाहिए जो एक्सेंट है वो उनके उस प्रोविंस की तरह से लगता है। जैसे अगर बंगाली है तो बंगाली की वो थोड़ी सी बंगाली इंग्लिश बोलेगा, या इसी तरह से साउथ इंडिया में किसी जगह है तो पता चलेगा कि वो साउथ इंडियन तर्ज से बोलेगा। लेकिन पाकिस्तान में मोर और लेस जो एजुकेटेड यूथ है उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो वो आसानी से उस रूट के जरिए जैसे कॉल सेंटर्स हैं और चीज़ें हैं, ये सारी सर्विसेज यूएस में क्योंकि मैन पावर की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, गालिबन मेरा ख्याल है कि $12-13 पर आवर हो गया है। तो वो चीज़ें उनको सूट नहीं करती, वो उसको आउटसोर्स कर देते इंडिया को, पाकिस्तान को, और हमारे लोग बैठ के उनके वहाँ के हॉस्पिटल्स की दूसरी चीजें जो हैं वो यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स आउटसोर्स होते हैं, यहाँ से बैठ के वहाँ के कॉल सेंटर्स को रन किया जा रहा होता है इस तरीके। अच्छा सर, आपकी पूरी बिजनेस जर्नी में मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट और मोस्ट डिसअपॉइंटेड मोमेंट कौन से थे? डिसअपॉइंटेड मेरी जिंदगी में जो डिसअपॉइंटेड मोमेंट था वो 2-3 थे। एक तो ये कि जब लॉस ऑफ पेरेंट्स, जब भी मेरी वालदा का पहले इंतकाल हुआ तो उससे बड़ा मुझे धचका लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच था, एक वालदा का फिर वालिद की डेथ के बाद। तो ये तो एक पर्सनल है कि जिसमें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लम्हात थे। बिल्कुल। और उसके बाद एक वक्त और ऐसा आया, आमतौर से मैं रोता नहीं हूँ, मेरी आदत है, चाहे तकलीफ हो कुछ भी हो मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि उस वक्त जो है मैं बहुत रोया। वो टाइम था 1971 का, कि 1971 में 16 दिसंबर को जब ईस्ट पाकिस्तान फॉल हो गया, जो हमारा उस वक्त जो पाकिस्तान था वो 2 हिस्सों पे था, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ईस्ट पाकिस्तान जब फॉल हो गया तो उस दिन मुझे वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था और उसके ऊपर मैं बहुत रोया। ओके। और सर मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट? सेटिस्फाइंग मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो लोगों की हेल्प कर सकूं, ख़ास तौर पे जितने अभी मैं बाज़ इदारे हैं जिनको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, तो वहाँ देखते हैं कि गरीबों के बच्चे आते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के, तो उसके लिए फिर मैं अपने पास से भी देता हूँ, लेकिन लोगों से भी पैसे जमा करता हूँ कि उनको जो है उनको मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली उनको नॉलेज नहीं होती। अब तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने ये पाबंदी की है कि लोग शादी से पहले जो है थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। अगर लड़का और लड़की दोनों थैलेसीमिया मेजर है तो उनको कभी शादी नहीं करनी चाहिए, वरना उनकी औलाद जो है वो भी उसी बीमारी में जाएगी और उनकी जिंदगी जो है बहुत छोटी हो जाती है। तो इस तरह से एक ये है। दूसरा, इसके अलावा भी मैं और जगह पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है फंडिंग करता हूँ और हॉस्पिटल्स हैं उनको करता हूँ, बहुत सारे हैं। जैसे अब आजकल रमज़ान का महीना, तो कंपनी से जितने भी हमने चैरिटीज़ करनी होती हैं तो वो हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। वो उसका तरीका ये अख्तियार किया है कि हम आजकल जब न्यूज़पेपर आता है ना तो उसमें सबके ऐड होते हैं। आज भी जैसे था कि एक LRBT का था जो आंखों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहीं से उनका अकाउंट नंबर देखा, अकाउंट नंबर देख के जितने के चेक काटना था काट के आदमी को दिया कि इसके अकाउंट में जमा करा दो। तो सिर्फ LRBT नहीं, इसके अलावा कोई और भी बहुत सारे हैं, इंडस हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स हैं सबको जो है वो एक तो रमजान में सपोर्ट दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी चलता रहता है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो कोविड-19 की वजह से आपकी केमिकल इंडस्ट्री पे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो या बिजनेस पे कोई बुरा इफेक्ट पड़ा हो? देखिए, कोविड-19 ने ना तमाम दुनिया को हिला दिया। बिल्कुल ऐसे है। आप देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि अपने आदमी, उनके अगर किसी चंद आदमियों की भी जान जाए तो परेशान हो जाते हैं और शोर हंगामा बच जाता है, तो अमेरिका जैसे मुल्क में तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं कोविड-19 से उनका इंतकाल हो चुका है। बिल्कुल। और
ये कोविड-19 ऐसा है जो अमेरिका में अगर मौजूदा सदर भी इसको कंट्रोल ना कर पाए तो उनकी हुकूमत का भी जो है तख्ता उल्टा जा सकता है, लेकिन वो इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, वो इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अभी जहाँ तक मुझे इल्म है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में कोई भी 16 साल से बड़ा आदमी, औरत, लड़का, लड़की, वो कहीं भी हॉस्पिटल में जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकता है। और उन्होंने ऑलरेडी कोई तकरीबन अमेरिका की आबादी मेरा ख्याल में तकरीबन 30 करोड़ के करीब है, 300 मिलियन के करीब है, जिसमें से कि उन्होंने 40% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और बाकी का भी कह रहे हैं कि आइंदा चंद महीनों में कर देंगे। तो इस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसमें चाइना एक ऐसा मुल्क था कि जिसने कोविड-19 पे बहुत जल्दी और काबू पा लिया और आज वहां पे कोविड से मुतल्लिक कोई इतने मसाइल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी कोविड दुनिया में बुरी तरह से फैला हुआ है, जिसमें साउथ अमेरिका में ब्राजील है जहां मरने वालों की तादाद गालिबन 2 लाख हो गई है। इसी तरह पड़ोसी मुल्क इंडिया है, इंडिया में भी मरने वालों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है और रोजाना 3-3.5 लाख लोग जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और तकरीबन 4000 लोग रोजाना मर भी रहे हैं इंडिया के अंदर। यकीनन पाकिस्तान में भी कोविड ने बहुत नुकसान पहुंचाया और हमारे अभी तकरीबन इस वक्त 18,500 लोग जो हैं वो कोविड की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। और आज भी ऐसा होता है, कुछ अर्सा पहले जो अमवात थी वो 100 से कम होती थी, लेकिन एकदम से आखिरी 15 दिनों में जो है अमवात बढ़ना शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते अब गालिबन 100 से ऊपर होती हैं। कल भी जो है गालिबन 161 लोग जो थे वो बेचारे दुनिया से चले गए। और पाकिस्तान में और इस कोविड की वजह से जो है रोजगार भी बहुत मुतासिर हो रहा है, खासतौर पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग जिनके पास वसाइल हैं उनको चाहिए कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी मदद करें, उनको राशन दें, जो भी कुछ हो सकता है सब करें। बिल्कुल। अच्छा सर, इसने बिजनेस पे भी बड़ा ही इम्पैक्ट डाला है कोविड-19 ने, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस कोविड-19 की वजह से या तो बहुत ज्यादा उन्होंने ग्रो किया है इस कोविड-19 में, या तो बहुत ज्यादा वो फॉल पे आ गई हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, केमिकल इंडस्ट्री पे कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा? केमिकल इंडस्ट्री पे कोविड-19 का जो भी असरात थे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, वो मैं कहूँगा कि वो इन बिटवीन थे कि उनकी इंडस्ट्री चलती रही, क्योंकि केमिकल्स जो है ये ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आजकल फ्लोरिश कर रही है क्योंकि वो लोग सही जा रहे हैं तो केमिकल्स भी इंडस्ट्री में सही जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो कोविड-19 से बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हुई, लेकिन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कोविड-19 से मुतासिर हुई हैं जहाँ पे कि लोगों के रोजगार चले गए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी कोई इंस्पिरेशन रही हो, कोई जिससे आप इंस्पायर हुए, कोई ऐसी पर्सनालिटी, उसके बारे में बताएं। इंस्पायरेशन पर्सनालिटी तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरी सबसे पसंदीदा पर्सनालिटी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्होंने तमाम दुनिया में जो है एक ऐसा पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ इंसाफ करें, मोहब्बत करें और जुल्म से मना किया। और उसमें आप जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें पूरा आपका ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर जो है कि आपने तिजारत कैसे करनी है, आपने घर में कैसे बर्ताव करना है अपने घर वालों से, बेगम से, बच्चों से। सूरा निसा में अगर आप पढ़ें तो सूरा निसा में तमाम इसके बारे में अल्लाह ताला ने इतनी वजाहत से बयान किया है और यही सारा पैगाम हमारे प्यारे नबी ने जो है पूरी दुनिया में फैलाया है और आज ये सारी जगह फैला हुआ है। और मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुसलमान कुरान के ऊपर चलें और नबी के अहकामात को और उनकी चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो भी आज की भी मुश्किलात हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। हम एक कोई पैगाम लेना चाहेंगे जो हमारे नए आने वाले बिजनेसमैन हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं और आगे जाके उनका इरादा है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें या उनको कुछ टिप्स देना चाहें तो? नए आने वालों के लिए मेरी एक ही बात है कि इसमें जो है कारोबार के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है
उसमें अगर कोई शुरू में मुश्किलात भी आए तो उससे घबराए नहीं। और अगर शुरू के दिनों में, हमारे यहाँ बिजनेस में एक लफ्ज होता है ब्रेक इवन, कि आप ना नफा कर रहे हैं ना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके अखराजात भी पूरे हो रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो रही है, आप कितने जो कमा रहे हैं उससे बिजली का बिल अदा हो जाता है, गैस का अदा हो जाता है, सैलरीज अदा हो जाती हैं, फिर उसके बाद अगर रॉ मटेरियल खरीदा वो पे हो जाता है, आप ये सब चीजें पे कर लेते हैं, ठीक है प्रॉफिट नहीं हो रहा तो भी उसको जारी रखें। आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा होगा कि एक वक्त आएगा जब आपका कारोबार जो है वो और एफिशिएंट होगा, आप कमाएंगे भी, सब कुछ होगा, फिर कारोबार बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें एक तो पेशेंस होनी चाहिए और मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।